देश के सर्वोच्च सम्मानों में से एक पद्म पुरस्कार है। इस बार यह सम्मान पाने वालों में से 4 नेता भी शामिल हैं। इनमें दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव, कर्नाटक के पूर्व सीएम एसएम कृष्णा, मणिपुर में बीजेपी के थोनाओजम चौबा सिंह और त्रिपुरा के दिवंगत नेता नरेंद्र चंद्र देव वर्मा शामिल हैं। पिछले साल 10 अक्टूबर को लंबी बीमारी के बाद समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया था। मुलायम सिंह यादव को लिस्ट में शामिल करने के सियासी मायने भी हैं। मुलायम सिंह यादव ओबीसी के बीच देश में सबसे सम्मानित नामों में से एक रहे हैं, जिन्हें बीजेपी लुभाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी काफ़ी समय से ओबीसी को लुभाने की कोशिश कर रही है, जिसमें उसको उतनी कामयाबी नहीं मिल सकी है, क्योंकि इस समुदाय में अभी भी सपा की पकड़ मजबूत है और कुछ पकड़ बहुजन समाज पार्टी की भी यहां अच्छी देखने को मिलती है। लिस्ट में एक और नाम है जो काफी चर्चाओं में रहा है, वो है कर्नाटक के नेता एसएम कृष्णा। वो राज्य में शक्तिशाली वोकालिंगा समुदाय के नेता हैं। कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि वोकालिंगा समुदाय को लुभाने के लिए एसएम कृष्णा को पद्म पुरस्कारों के लिए चुना गया है। वहीं त्रिपुरा के आदिवासी नेता एनसी देव वर्मा को राज्य में मतदान से कुछ दिन पहले पद्मश्री के लिए चुना गया। पूर्वोत्तर से थोनाओजम चौबा सिंह को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पूर्वोत्तर वो राज्य हैं जो बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, चुनावी राज्य भी हैं। आप देखिए, इनमें खासतौर पर कर्नाटक और पूर्वोत्तर के राज्य तो इसी बार के चुनाव में और हाल में ही चुनाव वाले राज्य देखने को मिलते हैं। बेशक उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वो बड़ी सियासत है, वहाँ पर मुलायम सिंह यादव जी का हाल में निधन होना, उसके बाद में केंद्र की सत्ता का दरवाज़ा जो है वो उत्तर प्रदेश को माना जाता है। तो वहाँ पर बहुत सारे समीकरण हैं जिनको आने वाले समय में भी साधा जा सकता है, लेकिन मुलायम सिंह यादव के प्रति एक सम्मान दिखाने की कोशिश की गई है। ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि इन सभी को पद्म पुरस्कार देकर क्या साधने की कोशिश की जा रही है। क्या मोदी सरकार इनको सम्मानित करके कुछ हासिल करना चाहती है? इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की। समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव 8 बार यूपी विधानसभा के लिए चुने गए, 7 बार सांसद के रूप में कार्य किया। इसके अलावा संयुक्त मोर्चा सरकार में वो रक्षा विभाग और 3 बार यूपी के सीएम रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश में ओबीसी समुदाय के बीच उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है और समाजवादी पार्टी की जो पकड़ बनी है और एमवाय समीकरण जिसको मुस्लिमों में, यादवों में जो पकड़ बनी है, उसका श्रेय जो है वो पूरी तरह से मुलायम सिंह यादव को जाता है। उन्होंने स्ट्रैटेजिकली रणनीति के तहत अपनी पार्टी को बहुत मजबूत किया। हालांकि बीजेपी का कहना है कि मुलायम सिंह को पद्म पुरस्कार के लिए चुनना सिर्फ उनके प्रति सम्मान है, लेकिन माना जा रहा है कि इसके कई सियासी मायने हैं। तमाम किस्म की एनालिसिस होती है। लोकसभा की 543 सीटों में से 80 सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस लोकसभा सीट से सांसद हैं। ऐसे में वो चाहेंगे कि हर हाल में हारी हुई लोकसभा सीटों को जीतें। हारी हुई 14 सीटों में से 3 सीटें मैनपुरी, संभल, मुरादाबाद सपा के पास गई। इन 3 सीटों पर जीत तभी मुमकिन है जब मुलायम सिंह यादव से लगाव रखने वाली जनता के दिल में बीजेपी पैठ बनाए। मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण देना बहुत कुछ बीजेपी के लिए सपा के पारंपरिक वोटर के रूप को नरम कर सकता है, खासकर ऐसे वोटर को जिसका अखिलेश यादव से मोहभंग हो गया हो और जो सपा का मजबूत राजनीतिक भविष्य न देखता हो। एसएम कृष्णा की बात कर लेते हैं। एसएम कृष्णा बहुत महत्वपूर्ण नाम दिखाई दे रहा है और उनको लेकर भी कई राजनीतिक एनालिसिस आपको देखने को मिलेगी। उनको सम्मानित किया जाना ये किस तरीके से फायदेमंद हो सकता है? कृष्णा भले ही वर्तमान में राजनीति में उतने सक्रिय नहीं है, लेकिन कर्नाटक की राजनीति में उनका चेहरा बहुत बड़ा है। उन्हें कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बड़े नेता एचडी देवेगौड़ा के बाद सबसे प्रमुख वोकालिंगा नेता माना जाता है। उन्होंने 5 दशकों का समय कांग्रेस में बिताया। कांग्रेस के बहुत पुराने नेता हैं, लेकिन हाल में बीजेपी में शामिल हुए। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर के दौरान मुख्यमंत्री, विदेश मंत्री, महाराष्ट्र के राज्यपाल जैसे शीर्ष पदों पर कार्य किया है। एसएम कृष्णा के बीजेपी में शामिल होने को पार्टी द्वारा राज्य में पैर जमाने के प्रयास के रूप में देखा गया। हालांकि पार्टी तो हो ही गई मजबूत, सरकार चला रही है और कर्नाटक में जब कमल खिला था तो माना जा रहा था ये बहुत बड़ी कामयाबी। दक्षिण के किसी राज्य में बीजेपी का आना ये बहुत ऐतिहासिक जीत मानी गई थी बीजेपी की, और निश्चित तौर पर थी भी, क्योंकि दक्षिण की राजनीति में बीजेपी के पैर अभी उस तरह से नहीं जम पाए जैसे उत्तर की राजनीति में जमे हुए। तो एसएम कृष्णा जो है वो एक ऐसा चेहरा है। हालांकि इस कदम से भाजपा को कभी कोई गंभीर राजनीतिक लाभ नहीं मिला, ये बात भी सही है, लेकिन एसएम कृष्णा को इस पुरस्कार के लिए चुना जाना उनके समुदाय में अपनी पकड़ मजबूत करने के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन किसी एक एसएम कृष्णा को जैसे आपने सम्मानित कर दिया है तो वोकालिंगा समुदाय पर बहुत बड़ा असर हो जाएगा, ये कहना भी थोड़ा जल्दबाजी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो सम्मान होते हैं इनको देखने के दोनों नज़रिए होना चाहिए। एक तो आप राजनीतिक तरीके से इसकी बहुत सारी एनालिसिस की जाती है, देखा जाता है क्या नफ़ा नुकसान है,
होता भी है जब राजनीतिक लोगों को ये पुरस्कार मिलते हैं। और आज की तो खैर ये बहस है नहीं, ये बहस बहुत पुरानी है। ये भी माना जाता है कि अन्य क्षेत्रों से, राजनीति के बजाय अन्य क्षेत्रों से ज़्यादा लोगों को इनमें चुना जाना चाहिए। लेकिन जब चुनावी वर्ष होते हैं तो हम देखते हैं राजनेताओं के चेहरे जो हैं वो ज़्यादा सामने आते हैं। और ये ऐसा है किसी एक सरकार के समय पर नहीं होता है, कई सरकारों के समय पर, हर सरकार के समय पर इसी तरीके से पद्म पुरस्कारों को लेकर कई बार बहस होती रही है। तो निश्चित तौर पर जब राजनेताओं को ये पुरस्कार मिल रहा है तो उसके राजनीतिक मायने निकाले ही जाते हैं, इस तरीके से उसको एनालाइज किया ही जाता है। अब एक और नाम है एनसी देव वर्मा जी का। तो त्रिपुरा के पूर्व राजस्व मंत्री हैं एनसी देव वर्मा, और इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी आईपीएफटी के संस्थापक अध्यक्ष थे वो। ये पार्टी भाजपा के लिए एक मूल्यवान सहयोगी रही है, क्योंकि उसने 2018 में राज्य में अपनी पहली सरकार बनाई थी। ये बहुत बड़ी, देखिए जैसे दक्षिण की राजनीति के विषय में मैंने आपसे कहा, वैसे ही नॉर्थ ईस्ट की राजनीति रही बीजेपी के लिए। वहाँ पैर जमाना, वहाँ पर एंटर होना, अपनी ज़मीन को मजबूत करना, ये वो जगह है जहाँ पर बीजेपी पनप नहीं पाई थी। अब अगर आप कांग्रेस के लिहाज से देखें तो कांग्रेस जो है वो एक सबसे पुरानी पार्टी है, और कांग्रेस के पास में आप बड़ा काडर देखते हैं। आप देखते हैं कि दक्षिण से लेकर उत्तर तक किस तरीके से उनके पास में पूरा काडर देखने को मिला, या फिर पूरब से लेकर पश्चिम तक भी चलेंगे तो आपको यही स्थिति देखने को मिलेगी। बेशक पार्टी कमजोर है लेकिन काडर बहुत मजबूत है। बीजेपी ने अपने काडर को मजबूत किया है, लेकिन उत्तर भारत में जितना मजबूत है उतना दक्षिण और नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत अच्छी पकड़ हो गई है। तो ये बीजेपी की बड़ी रणनीतिक जीत थी, और उसमें ऐसे सहयोगी जो है बड़े काम आए। तो देव वर्मा को पद्मश्री ऐसे समय में मिला है जब आईपीएफटी भाजपा से दूर होती जा रही है, और देव वर्मा 5 दशकों से त्रिपुरा की जनजातीय राजनीति से जुड़े हुए थे। तो इसके भी कई सियासी मायने लगाए जाएंगे, मनाने के लिए है, पकड़ मजबूत रखने के लिए है, क्या इसके मायने हो सकते हैं। अब थौना ओजम चौबा सिंह, ये भी एक और नाम है। कांग्रेस के पूर्व नेता हैं थौना ओजम चौबा सिंह। इन्होंने 5 बार नंबोल विधानसभा सीट जीती और 1994 से 1995 तक मणिपुर के उप मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद वो आंतरिक मणिपुर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने भी गए और राज्य में कांग्रेस के प्रमुख बने। 1998 और 1999 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा के लिए फिर से चुने गए, और बाद में चौबा सिंह 2004 के आम चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए थे। आम चुनाव जीतने के बाद उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में शामिल भी किया गया था। वो मणिपुर भाजपा अध्यक्ष भी बने और 2006 तक इस पद पर रहे। अपनी खुद की मणिपुर पीपल्स पार्टी यानी एमपीपी बनाने के बाद वो भाजपा में लौट आए और 2012 में उन्हें फिर से राज्य पार्टी अध्यक्ष नामित किया गया था। और प्रणब मुखर्जी जी का नाम जो है वो अवश्य आना चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति रहे देश के। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को सम्मान देकर बंगाल में क्या बीजेपी जमी थी, ये भी एक एनालिसिस की जाती है। प्रणब मुखर्जी क्योंकि कांग्रेस के बहुत पुराने नेता रहे थे, लेकिन फिर वो एक देश के सर्वोच्च पद पर, संवैधानिक पद पर थे, तो पार्टीगत राजनीति से वैसे भी, लेकिन ये देखा गया है कि एक दूरियाँ होती हैं। अब राज्यपालों को, वो भी एक संवैधानिक पद होता है, इतना महत्वपूर्ण पद है, लेकिन अलग अलग राज्यों में जो सियासत चल रही है मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन प्रणब मुखर्जी या प्रणब दा के नाम से जो मशहूर थे, उनकी राजनीति करने का तरीका अलग था। बहरहाल भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार के साल 2019 में नागरिक सम्मानों की घोषणा ने भी खासी सुर्खियां बटोरी थी। इसमें पश्चिम बंगाल से आने वाले देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कांग्रेस पृष्ठभूमि से आने वाले प्रणब दा को सम्मानित किए जाने को लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में चर्चा का माहौल खूब गरमाया। इस घोषणा ने भाजपा को पश्चिम बंगाल में चर्चा में ला दिया। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के विकल्प के रूप में पार्टी को देखा जाने लगा। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में इसका खासा प्रभाव दिखा। पार्टी ने बंगाल के राजनीतिक मैदान में जबरदस्त प्रदर्शन किया। मोदी लहर का असर वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में नहीं दिखा, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 18 सीटों पर जीत मिली थी। पश्चिम बंगाल में साल 2014 के आम चुनाव में भाजपा 2 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई थी। इस प्रकार 16 सीटों का फायदा हुआ था। वहीं कांग्रेस 2 सीटों के नुकसान के साथ 2 ही सीटें जीतने में सफल हुई थी। सबसे बड़ा झटका ममता बनर्जी को लगा था। 2014 के चुनाव में टीएमसी ने 36 सीटों पर जीत दर्ज की थी और 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी 22 सीटों पर जीत हासिल कर पाई। इस प्रकार ममता बनर्जी को 14 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा। इस जीत में प्रणब दा के सम्मान के बाद उनके संबद्ध रहे वोटर्स का भाजपा की तरफ रुझान भी एक वजह माना जा सकता है। हालांकि ये बहुत दूर की कौड़ी है, जैसा मैंने पहले एसएम कृष्णा के विषय में भी आपको बताया, कहना बड़ी जल्दबाजी होती है। सचमुच में ये जो सम्मान होते हैं, इनकी गरिमा जो है वो इसी में है कि आपने राजनीति की जाती है, अलग अलग दलों के साथ अलग अलग लोग करते हैं, लेकिन फिर बाद में राजनीति से ऊपर उठकर निर्णय लिए जाते हैं जब इन सम्मानों की बारी आती है। फिर भी ये माना जाता है कि जिस व्यक्ति को सम्मान दिया जा रहा है उससे क्या तत्कालीन सरकार या जो भी सरकार उस सम्मान को दे रही है, उस सरकार के कोई राजनीतिक हित हो सकते हैं।
लिहाजा इस तरह के एनालिसिस सामने आती है। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले अलग अलग सम्मान हैं और ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के तौर पर जाने जाते हैं। भारत सरकार द्वारा नागरिकों को भारत देश और समाज के लिए की गई उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। भारत रत्न सबसे बड़ा होता है, हम सभी जानते हैं, और फिर पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्मश्री। ये पद्म सम्मानों में पद्म विभूषण सबसे बड़ा होता है, फिर पद्म भूषण होता है, पद्मश्री होता है। पद्म विभूषण से नवाजे गए मुलायम सिंह यादव तो मांग उठने लगी कि भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया, और प्रणव दा को भारत रत्न दिया गया था। तो ये भारत रत्न को लेकर हो, पद्म सम्मानों को लेकर हो, राजनीति होती रही है। और सम्मान देने के पहले भी क्या राजनीतिक मंशा जहन में होती, ये एक बड़ा प्रश्न है। ये प्रश्न मैं आपके सामने भी छोड़ता हूं। आपको क्या लगता है, क्या राजनीतिक निहित स्वार्थों के लिए या कोई फायदा मिल सके के आधार पर सम्मान दिए जाते हैं? आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर रखें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।